चलिए, तो इसमें सूक्ष्म क्रियाओं में हमें क्या करना है, आपको सिंपल से बैठकर आपको दोनों हाथ चाहें तो घुटनों पर रखें या साइड में रखें, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। उस स्थिति में बैठते हुए हल्का सा जब हम शुरू करते हैं तो पंजों को पहले दाएं बाएं खोलते हुए हम रिलैक्स कर देते हैं बॉडी को, दाएं बाएं खोलते हुए, और इसके बाद हल्का सा घुटनों को ऊपर नीचे करके रिलैक्स कर देते हैं। इसके बाद हमें धीरे से अपने अंगूठे उंगलियों को थोड़ा सा आगे दबाना है, हल्का सा प्रेस करना है, जितना कैपेसिटी हो आपका उतना, और ढीला करते हुए अपनी ओर लाना है। इसी तरह से थोड़ा सा आगे करते हुए दबाना है और ढीला करना है, जल्दी नहीं करना इसको। फिर पूरे पंजे को, पूरे टोच को अपने आसन की तरफ, अपने ज़मीन की तरफ दबा देना है। ये आपकी जो साइटिका की नर्व होती है उससे ये प्रॉब्लम होती है, या स्त्रियों में जो गृहिणी में हमारी खड़ी रहती हैं किचन पर और पैर सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी हमारी इससे दूर होती है। और पंजों को पीछे की तरफ लाना है। इसी तरह से आप 3 से 4 बार करना है, लेकिन इसको जल्दी नहीं करना है, बहुत धीमी गति से खिंचाव के साथ। जब हम इसको आगे की तरफ लेते हैं तो थोड़ा सा रोकना है, इसी का लाभ है, क्योंकि जितना हम रोकते हैं तभी इसका लाभ मिलता है। और ये करने के बाद इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमाते हैं, आगे की तरफ ले जाते हुए दाहिनी ओर अपनी तरफ और बाईं ओर। ये आपको धीमी गति से करना है, बड़ा सर्कल बनाते हुए। इसी तरह से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आपके आगे लेफ्ट अपनी तरफ और फिर राइट करते हुए आपने हल्का सा ये करने के पश्चात एक साइकिलिंग की क्रिया है, जिसमें कि दाहिने पैर को मोड़ना है और धीरे से अपने दोनों हाथों की ग्रिप अपने थाई के नीचे लगाते हुए बाईं टांग को बिल्कुल सीधा रखना है और धीमी गति से घुटने को छाती के साथ लगाते हुए ऊपर उठाते हुए और साइकिल की तरह हमें चलाना है। बस इसको आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट दोहराना है, ज़्यादा नहीं। इसी तरह लेफ्ट लेग से भी करना है, राइट लेग से करने के बाद राइट लेग को सीधा करेंगे, लेफ्ट लेग से भी मोड़ते हुए, और आपको 1 से 2 मिनट के लिए इसको कर देना है। तो आपकी जो भी थाई मसल्स है ये इससे प्रभावित होगी। अब इसके बाद हमें हल्का सा जो हिप की मसल्स है, अक्सर उसमें प्रॉब्लम होती है, तो दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं हाथ एड़ी के नीचे, दाएं हाथ घुटने के नीचे पैरेलल करते हुए हल्का सा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं रोटेट करना है, सिंपल तरीके से, कोई जल्दी नहीं करनी है। तो ये हमारे हिप की जो मसल्स है उसको फ्लेक्सिबल करता है, अक्सर हिप में प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह से लेफ्ट लेग को भी मोड़ते हुए दाहिना हाथ एड़ी के नीचे, बाएं हाथ घुटने के नीचे, और आपको हल्के से लेफ्ट से राइट, राइट से राइट ढलाना है। तो ये बहुत ही अच्छी क्रिया हिप को मसल करने के लिए। अब इसके बाद हम दाहिने पैर को मोड़ते हैं, जो जितना भी हमारा बाएं जंघामूल पर रख सकते हैं उतना रखें। अब जिसमें स्टिफनेस होता है उसका घुटना नीचे नहीं जाता है, तो जितना भी जाए आप उसको हल्का सा हिला डुला कर इसको शिथिल करें, क्योंकि जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उतना हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और ये धीरे से हमारा आसन पर भी जाएगा और फिर छाती से भी लगेगा। तो हमारे राइट साइड में लीवर है, जब हम इसको राइट साइड में दबाते हैं तो हमारे लीवर के ऊपर बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है और लीवर हमारा पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्टिवेट करने लगता है। इसी तरह से सीधे पैर को सीधा करते हुए लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे और बाएं हाथ से भी हल्का सा पहले हिलाएंगे डलाएंगे। आपको इसमें जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, उतना ही करना है जितना कि शरीर की क्षमता हो। धीरे धीरे अभ्यास से हमारा ये घुटना पूरा पृथ्वी से यानी आसन से लगने लगता है और ऊपर घुटने तक अपने छाती से जाने लगता है। तो जब इसको हम पूरी तरह से उठाकर दबाते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड में जो पेनक्रियाज है, और अक्सर जो डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी है कि इस स्थिति में वो थोड़ी देर बैठें तो उनकी पेनक्रियाज पर दबाव आने से स्टिमुलेट होती है और बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है हमारे पेनक्रियाज पर। इंसुलिन की मात्रा वो बैलेंस रूप में करती है। इसके बाद हम जो बटरफ्लाई की क्रिया, तितली आसन जिसे हम कहते हैं, वो क्रिया हमारे लंबे समय तक नीचे बैठने के लिए बहुत लाभदायक होती है। जो साधक पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, या हम भी चौकड़ी मारकर लंबे समय तक बैठते हैं तो पैरों में जो सूजन सी आ जाती है या पैर सुन्न होने लगते हैं, तो वो क्रिया इसमें लाभ करती है। हम हल्का सा इसको बस करें और इसके बाद आगे आ जाएँ। तो ये हमारे 3 से 4 मिनट की एक्सरसाइज होती है बैठकर। अब इसके बाद जो साधक वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठें, कोई यहाँ वज्रासन में मुश्किल होती है तो आप वापस सुखासन में चौकड़ी मारकर ऐसे बैठ सकते हैं। और इसमें हल्की सी फिर हमें हाथों की हल्की सी एक्सरसाइज करनी है। रिस्ट है हमारी, हल्का सा रिस्ट को ऊपर करना है और नीचे करना है, ऊपर करना है नीचे करना है, धीमी गति से लेकिन खिंचाव के साथ। इसी तरह से फिर अंगूठे को अंदर करते हुए जोर से मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी है, मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी है।
इसके बाद मुट्ठी बंद करते हुए हल्का से इसको रोटेट करना है कलाई से, ताकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े लोअर आर्म्स अपर आर्म्स में, और इसी तरह से इसके अपोजिट यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाना है। तो ये करने के पश्चात धीमी गति से हम क्या करते हैं कि दोनों हाथों को, अपने उंगलियों को कंधे पर लाते हैं, आगे से कोहनियाँ मिलाते हैं और कोहनियों को खोलते हैं। जितना ज़्यादा खोलते हैं उतना हमारी छाती खुलती है और ब्लॉकेज दूर होती है, और ये हमारे सर्वाइकल्स के लिए भी बहुत अच्छी क्रिया है। धीरे से आगे से कोहनियाँ मिलाते हैं और खोलते हैं, फिर मिलाते हैं, फिर खोलते हैं, और फिर इसके आगे जब मिलाकर धीमी गति से उसको ऊपर उठाते हुए और सर्कुलर मूवमेंट देते हैं। तो हमारे ये जो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, अक्सर कंधे जाम हो जाते हैं लोगों के और बाजू उठ नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें, हमारी जो सॉकेट जॉइंट है शोल्डर का, वो इससे बहुत ही फ्लेक्सिबल और लचीला बनता है। इसी को विपरीत दिशा में हम घुमाते हैं। तो ये हमारी क्रिया बहुत ही सूक्ष्म क्रिया है और हर उम्र का व्यक्ति इसको कर सकता है। आपकी फास्ट लाइफ में भी अगर हम सिर्फ 5 से 7 मिनट निकालें तो ये क्रियाएं बहुत ही, बस इसमें ध्यान रखना है कि हमें पूरे खिंचाव के साथ करना है, धीमी गति से करना है और थोड़ा सा रुक कर करना है। अगर इसी को हम एक्सरसाइज कर दें तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसको जब भी हम करें पूरा खिंचाव आप लाइए, यहाँ से ऊपर खींचिए, पीछे लाइए और धीमी गति से इसको लाइए। जितना धीमा होगा उतना इसका लाभ मिलता है। और अगली क्रिया में हम अपने गर्दन की जो मसल्स है उसको फ्लेक्सिबल करते हैं। तो धीमी गति से बहुत ही मसल्स को लूज करते हुए धीमी से हमें आगे की ओर झुकाना होता है और धीमी गति से फिर ऊपर उठाना होता है, और धीमी गति से इसको पीछे ले जाते हुए रीढ़ पर ले जाना होता है। और इसी प्रकार गर्दन को दाहिनी तरफ हम मोड़ते हैं, आपकी चिन को, ठोड़ी को दाहिने कंधे की लाइन में लाते हैं, कंधे बिल्कुल हमें नॉर्मल रखने हैं, फिर सामने लाते हैं और फिर अगेन लेफ़्ट साइड लाते हैं और फिर से सामने लाते हैं। ये 2 एक्टिविटी करने के बाद हम गर्दन का जो सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे झुकाते हुए धीमी गति से दाहिनी ओर ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं और बाईं ओर ले जाते हैं। बहुत ही धीमी गति से करना है इसको। इसी प्रकार एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हम घुमाते हैं, गर्दन को धीमी गति से आगे झुकाते हैं, फिर लेफ़्ट साइड लाते हैं, धीमी गति से पीछे ले जाते हैं और धीमी गति से दाहिनी ओर लाते हुए आगे लाते हैं। तो ये क्रियाएं जो हैं हमें पूरी तरह से एक्टिवेट कर देती हैं, और हल्का सा जिनको सर्वाइकल C1 C7 से प्रॉब्लम होती है तो हम हाथों को भी इस तरह से खींचकर और सर्कुलर मूवमेंट देते हुए जो हमारे सॉकेट जॉइंट हैं या सर्वाइकल्स की प्रॉब्लम है वो भी इससे दूर होती है। हल्का सा आपको करना है, जितना शरीर की क्षमता हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, और घुमाते हुए धीमी गति से आप वापस आकर और फिर अगले आसन की क्रियाएं कर सकते हैं। हाँ, वेट लॉस के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है, जिसको हम कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में हमें क्या करना होता है कि पैरों को सीधा करके और दोनों बाजू सामने से ऊपर उठाते हुए और इस तरह से खींचना होता है कि बाजू कान से सट जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर खींचेंगे हम इसको। अब श्वास को भरकर आपको खींचना है और फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आप पूरा आगे झुक सकें, इतना भी झुकते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत लाभदायक है। इतना रुकिए आप, इतना, और फिर आप ऊपर श्वास भरते हुए ऊपर उठिए। इसी को अगर हम 3-4 बार दोहराते हैं, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकें धीमी गति से और श्वास को भरते हुए ऊपर उठें। एक बार फिर से श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकें और श्वास को भरते हुए ऊपर उठें। 4 या 5 एक्टिविटी करने के बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से बाजू को नीचे लाते हैं। तो अक्सर जो हमारा मोटापा होता है वो दबकर ये हमारा वेट लॉस भी करता है, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, लंग्स, किडनी, हार्ट, ये सारे एक्टिवेट होकर हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा आसन है पश्चिमोत्तानासन। अगली क्रिया मैं आपको प्राणायाम की बताता हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही सरल, सहज और स्वाभाविक प्राणायाम है, और ये हर स्टेज के लोगों के लिए लाभदायक प्राणायाम है।
करेक्ट। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि सदाबहार और हर स्टेज, हर रोग के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी घटाता है, ब्लड की सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है, और साथ ही हार्ट, बीपी, हाई बीपी या हार्ट संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उसको ये एकदम दूर कर देता है। तो इसमें हमें क्या होता है कि प्राणायाम की मुद्रा बना होती है, जिसमें कि अंगूठे के पास की 2 उंगलियां, यानी पहली तर्जनी और मध्यमा इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हमें मोड़कर हथेली की गद्दी पर रखना है, और आपका जो थंब है और रिंग फिंगर है, थंब को हमें राइट नॉस्ट्रिल पर रखना है यानी दाहिनी नासिका पर, और रिंग फिंगर यानी जो अनामिका है उसको बाईं नासिका पर रखना है, और दूसरा हाथ आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या हाथ को इस तरह से आरामदायक स्थिति में भी रख सकते हैं, जो भी आपको सहूलियत हो। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कोई भी हम प्राणायाम शुरू करते हैं वो लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। सिर्फ एक भस्त्रिका प्राणायाम है जो कि हम राइट नॉस्ट्रिल से शुरू करते हैं, जो सर्दियों में कहना, अदरवाइज सभी प्राणायाम हम बाईं नासिका से शुरू करते हैं। तो बाईं ओर से हम अनामिका को हटाते हैं और पहले श्वास को जो भी है उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर बाईं ओर से ही धीमी गति से श्वास को लेते हैं, रिदम के साथ सूक्ष्म श्वास। इतना सूक्ष्म श्वास होता है कि श्वास की आवाज़ जो है ना वो हमारे कानों तक भी न जाती है। इतना रिदम के साथ, लयबद्धता के साथ हमें लेना होता है श्वास को, धीमी गति से, लेकिन शरीर की क्षमता के अनुसार ही लेना है आपको, बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। धीमी गति से आपको श्वास को साक्षी भाव मानते हुए लेते जाएं। जितना श्वास आपने ले लिया, फिर बाईं नासिका को रिंग फिंगर से बंद करेंगे या अनामिका से बंद करेंगे और दाहिनी ओर से अंगूठा हटाएंगे और धीरे से इसको श्वास को बाहर निकालेंगे, बहुत धीमी गति से। इसमें हमें रेशियो जो है वो 1:1 का रखना पड़ता है, यानी जितने समय मैंने श्वास लिया उतने ही समय में श्वास को बाहर निकाला। अगर आपकी कैपेसिटी 10 सेकंड श्वास लेने की है तो 10 सेकंड में ही श्वास को बाहर निकालें, और जब दूसरी ओर से श्वास निकल जाएगा तो उसी ओर से फिर से श्वास को लेना है। फिर से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे अंगूठे के द्वारा और बाईं नासिका को अनामिका से हटाते हुए धीरे से इसको श्वास को बाहर निकालेंगे। ये हमारी एक साइकिल हुई, यानी एक फ्रीक्वेंसी हुई अनुलोम विलोम प्राणायाम की। इसी फ्रीक्वेंसी को हमें ध्यान में रखते हुए और कोमलता से अगर आंख बंद करके हम इसको करते हैं तो बहुत ही लाभ मिलता है। हमारे जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे शरीर के अंदर की गांठें हैं, वो तक हमारी इससे दूर हो जाती हैं, और स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर्स के लिए तो ये बहुत ही रामबाण प्राणायाम है। साथ ही हार्ट संबंधी जो भी हृदय रोगी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। साथ ही हमारी बाईं नासिका और दाईं नासिका से श्वास लेते और छोड़ते हुए ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी यानी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों एक्टिवेट होने से सुषुम्ना नाड़ी भी प्रभावित होती है, और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो नियंत्रित होता चला जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि धीमी गति से श्वास को लेना है और बंद करते हुए दूसरी ओर से भी धीमी गति से श्वास को बाहर निकालना है। शुरू में हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे, और धीरे धीरे अभ्यास जब हमारा अच्छा होता चला जाएगा तो इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसमें एक और मैं आपको टिप्स दे सकता हूं कि जब हम अनुलोम विलोम को करते हैं, अगर आपका अभ्यास बहुत ही अच्छा हो जाता है तो एक मूल बंद कहलाता है, जिसको कि हम निष्कासन अंग है, उसको सिकोड़ते हुए और करते हैं तो जो हमारा वाइटल एनर्जी है, जो एनर्जी फोर्स है, उसका बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है। एनर्जी हमारी बिल्कुल भी क्षय नहीं होती है, और मूल बंद लगाते हुए इसका जब हम अभ्यास करते हैं तो एनर्जी हमारी ऊपर की तरफ उठती चली जाती है और हमारा मन शांत होता है और शरीर को इसका बहुत ही लाभ मिलता है। 2 से 3 मिनट करने के बाद धीरे से फिर हम इसको वापस आते हुए और ज्ञान मुद्रा में थोड़ी देर इसके इफेक्ट को फील करते हैं। अब इस समय हमारा मन शांत हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल हो जाता है, पूरी तरह से श्वास सामान्य होने से बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से।
धीरे से वापस आते हैं। इसके बाद अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, जैसा कि इसका नाम है भिरमर। भिरमर यानी भौरा, भौरे से लिया गया प्राणायाम है। भौरा अक्सर भूं की आवाज़ के साथ जगह जगह फूलों पर घूमता है और आवाज़ करता है, तो उसी आवाज़ के साथ हमें इसको करना है। तो भ्रामरी प्राणायाम की स्थिति क्या होती है कि हमारी जो 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर यानी तर्जनी और मध्यमा, इसको कोमलता से आँखों पर दबाना नहीं है, सिर्फ रखना है। और जो बाकी की 2 उंगलियां हैं उसको अपने मुख के दाएं बाएं रख देना है, और जो अंगूठा है उससे अपने कानों को लॉक कर देना है, और अपने जो कोहनियों को है उसको ज़मीन के पैरेलल रखना है। हमें इस तरह से ढीला करके नहीं रखना है, इसको ज़मीन के पैरेलल करते हुए ऐसे हमें करना है। रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी रहती है। अब इसमें हमें क्या करना है कि मुंह को बंद रखना है और नाक से श्वास को गहरा लंबा लेना है पहले, और फिर मुख को बंद करते हुए भ्रमर की आवाज़ करते हुए, यानी ओम शब्द की ध्वनि कर सकते हैं या भौरे की गुंजन के साथ, हमें श्वास को धीरे से बाहर निकालना है, जितनी शरीर की क्षमता हो उसके हिसाब से। तो पहले हम श्वास को भरेंगे, धीरे से हमें वापस आना है। हमने 3 बार इसको दोहराया, कम से कम आप 3 बार दोहराएं, और यदि समय ज़्यादा है तो आप 5 से 7 बार, 8 बार, जितना भी आपका समय है उसके हिसाब से इसको दोहरा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका क्या होता है कि हमारी जो ओम शब्द की वाइब्रेशन से जो मस्तिष्क की छोटी छोटी तंत्रिकाएँ हैं, एक बाल के समान हमारी छोटी छोटी नसें हैं, जिनमें कि पूरी तरह से ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, वो जब कंपन होता है हमारे ओम शब्द की वाइब्रेशन से, तो उस कंपन से पूरी तरह से वो पोषित होती हैं ऑक्सीजन से, और साथ ही रक्त की पूर्ति उनमें होती है। और जब ऑक्सीजन और रक्त की पूर्ति होने से जो भी ब्लॉकेज है, हमारी जो न्यूरो सिस्टम है, वो हमारा इससे बहुत ही अच्छा मजबूत और सुदृढ़ बनता है, और हमारी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, मन शांत होता है, एकाग्रता हमारी बढ़ती है, और सबसे अच्छी बेनिफिट है कि हमारे मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। स्पेशली जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं उसके बाद आप एक लंबी समय के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। अगर आपको ध्यान लगाना है, शांत भाव से भ्रामरी प्राणायाम करिए, और इसके बाद 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप मेडिटेशन, जितना आपका समय आपको परमिट करता है, उतना आप मेडिटेशन, जितना हम मेडिटेशन करते हैं उतना हमारा मन और भी मजबूत होता जाता है। और जब हमारा मन मजबूत होता है, जब हमारा पावर हाउस जो माइंड कंट्रोल है, जिसको कि हम पिनियल ग्रंथि कहते हैं, वो हमारी कंट्रोल में होती है, तो बाकी की सारी ग्रंथियाँ हमारी कंट्रोल में हो जाती हैं। तो इस तरह से इसके बहुत ही लाभ होते हैं। इवन दो कई लोगों को मैंने, जिनको कि मिर्गी आती थी, उनको भी अगर ये भ्रामरी प्राणायाम कराया है तो वो भी इससे दूर होती है। या अक्सर स्त्रियों में माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है और सर दर्द की प्रॉब्लम होती है, और वो चाय या कोई ऐसा बाहर की चीज़ ढूंढते हैं कि उससे हमें रिलीफ मिले, लेकिन वो सारा टेम्परेरी रिलीफ होता है। लेकिन जब हम इसको करते हैं तो हमारे ये परमानेंट रिलीफ होने लगता है, और जड़ से हम इसकी समस्या हमारी दूर होती चली जाती है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभदायक प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसन जो आप लोगों को बताए।
तो हम इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, और हम भी यही कहेंगे कि करें योग, रहे निरोग। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं नम्रता चावला, हरियाणा टुडे करनाल।